दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। चर्चा के विषय में आज चर्चा करूंगा उस युद्ध पर जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में है और जिसको लेकर पूरी दुनिया में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि यह युद्ध जल्द ही नहीं रुका और बढ़ता चला गया तो इसका असर पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था पर होगा, क्रूड ऑयल पर होगा, मेटल्स पर होगा और पूरी दुनिया में कुछ असाधारण और भयंकर परिणाम हो सकते हैं। बात कर रहा हूं ईरान बनाम सुन्नी मुल्क इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की। यदि मैं समुदाय के स्तर पर बात करूं तो यह युद्ध शिया मुसलमान बनाम सुन्नी मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों के मध्य है। मतलब शिया मुसलमान एक तरफ है और उनका युद्ध सुन्नी मुसलमानों से, यहूदी समाज से और ईसाइयों से चल रहा है। युद्ध के कारणों से आप परिचित हैं। आज मैं एक ऐसी आशंका को लेकर आया हूं जो अब खुद ईरान के अंदर से पैदा हुई है। मैं बहुत पहले से लगातार ये बात मानता रहा हूं और जब जब मैंने ईरान के ऊपर कोई वीडियो बनाया है तो हमेशा एक बात कही है कि ईरान में सत्ता दो भागों में विभाजित है। एक है धार्मिक सत्ता और एक है राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता रीढ़ विहीन है। उसके पास सेना है, उसके पास प्रशासन है, लेकिन उसको आदेश देने का कोई अधिकार उसके पास नहीं है। वो बस पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक चेहरा है कि ईरान में लोकतंत्र है, ईरान में चुनाव होते हैं और जनता वहां राष्ट्रपति को और वहां की सरकार को चुनती है। सच यह है कि यह एक मुखौटा है। ईरान की सत्ता का संचालन सिर्फ 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 एक शिया समिति करती है। ये धार्मिक मामलों की समिति है, लेकिन व्यवहारिक नजरिए से यह शिया विद्वानों की समिति है और 80 से ज्यादा इसमें शिया विद्वान शामिल है। और इन शिया विद्वानों को अभी कहीं जनता ने नहीं चुना है। इन्हें जो ईरान के धार्मिक नेता थे, जिन्हें राजनीतिक तौर पर ईरान का तानाशाह भी कहा जा सकता है, आयतुल्लाह अली खामनेई और उनके परिवार ने चुना था। मतलब उनके परिवार के जो नजदीकी इस्लामिक विद्वान थे या जो उनकी जानकारी में शिया इस्लाम के बड़े विद्वान थे या जो उनके परिवार के परिचित थे, उनको इस धार्मिक मामलों की समिति, जो एक तरीके से अघोषित रूप से शिया काउंसिल है, वो इसके सदस्य थे। और देश का वास्तविक संचालन यही धार्मिक मामलों की समिति करती थी। ईरान के अंदर सेना भी दो है। एक है सेना IRGC, ईरान की वायुसेना, ईरान की थल सेना, ईरान की नौसेना, ईरान के प्रॉक्सीज जिसमें हमास, हूथी, हिजबुल्ला, ईरान के कुछ कमांडर फोर्स, ये सब कुछ IRGC के कमांड के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब है कि ये ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता या IRGC के कमांड से बंधे हुए थे और उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य थे। ईरान के राष्ट्रपति का या ईरान की सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं था। ईरान पे जितने भी आधुनिक हथियार हैं, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो या परमाणु बम बनाने के जो भी कार्यक्रम हो, वो सब इस धार्मिक समिति के नेतृत्व में काम कर रहा था और इसका नेतृत्व IRGC के कमांडरों के पास था।
ईरान की सरकार से इस सब का कुछ भी लेना देना नहीं था। सच यह है कि ईरान की जो शिया समिति थी, सिर्फ इसकी वजह से ईरान के पूरी दुनिया से संबंध खराब थे। इसी धार्मिक मामलों की समिति की वजह से ईरान के सुन्नी मुस्लिम देशों से संबंध खराब थे। इसी की वजह से इजराइल से संबंध खराब थे, और इसी की वजह से ईरान के अमेरिका से संबंध खराब थे। क्योंकि ये जो धार्मिक समिति है, ये पूरी दुनिया को अपनी मान्यताओं पर चलने को बाध्य करना चाहती है। ये सुन्नी मुसलमानों को अपना दुश्मन समझती है, कहती है ये सच्चे मुसलमान है ही नहीं। यहूदियों के बारे में इस समिति का यह मानना है कि यहूदी इंसान ही नहीं है, यहूदी मानव नहीं है, और इन यहूदियों को पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। अब आप लगा सकते हो कि यह समिति कितनी कट्टरवादी थी। यह समिति इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। इसका मानना है कि इजराइल नाम का कोई देश इस दुनिया में नहीं है, और ये जो इजराइल बना हुआ है, जिसमें ये पूरी सरकार है, जिसकी खुफिया एजेंसी मोसाद है, ये सब छद्म है। और उसका मानना था कि हमें जिस दिन भी मौका मिलेगा, हम इस इजराइल देश को जाकर नष्ट कर देंगे, इसके खुफिया एजेंसी को खत्म कर देंगे, इसकी सेना को मार देंगे और यहूदियों को मार देंगे। अमेरिका से इनकी दुश्मनी थी, और दुश्मनी इसलिए थी कि अमेरिका मानता था कि आपके ये विचार गलत है। अमेरिका ये मानता, अमेरिका का ये वादा था कि यदि आप हमला करोगे हम इजराइल की मदद करेंगे। और अमेरिका ने उन सुन्नी मुस्लिम देशों को भी इस बात की गारंटी दे रखी थी कि यदि ईरान की ये शिया सरकार, ये शिया समिति, ये शिया सत्ता सुन्नी मुसलमानों पर हमला करेगी तो अमेरिका आपकी मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि जब से इस दुनिया में इजराइल है और जब से दुनिया में ईरान है, तब से ही ये व्यवस्था चली आ रही है। 1979 से पहले, जब ये आयतुल्लाह खामनेई परिवार की सत्ता नहीं थी, उससे पहले ईरान में शाह रजा पहलवी की सरकार थी, और तब ईरान और इजराइल के बीच घनिष्ठ संबंध थे। दोनों देश के अधिकारी, दोनों देश की जनता का एक दूसरे के यहाँ खूब आना जाना था। काफी यहूदी ईरान में रहते थे, और ईरान के शिया खूब इजराइल जाते थे। लेकिन जैसे ही 1979 में वहां एक धार्मिक क्रांति हुई रूस की मदद से, इस क्रांति को रूस ने अंजाम दिया था, क्योंकि शाह रजा पहलवी का रुझान अमेरिका की ओर था। यदि मैं ये भी कह सकता हूं, यदि ईरान को बर्बाद किसी ने किया है तो वो रूस ने अमेरिका से बदला लेने के अपने मंसूबों की वजह से, या अरब जगत में एक अमेरिका और सुन्नी मुस्लिम देशों का दुश्मन खड़ा करने के अपने इरादों के कारण किया। तो 79 में जैसे ये सरकार आई, इन्होंने संविधान में संशोधन करा और कहा हम ईरान के अस्तित्व को नहीं मानते। इन्होंने सुन्नी मुसलमानों को भी ये माना कि ये सच्चे इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं हैं, और इन्होंने ये घोषणा कर दी कि यहूदियों को हम मानव नहीं मानते, यहूदियों को हम इंसान नहीं मानते, और यहूदियों को इस पृथ्वी पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। फिलहाल ये सब बात की बात है। मैं लगातार ये बात मानता था कि ईरान का जो शेष दुनिया से झगड़ा है वो इसी शिया समिति की वजह से है, इसी धार्मिक मामलों की समिति की वजह से। लेकिन अब ये बात ईरान की ओर से निकल के आ रही है कि हाँ ऐसा ही है। अब ईरान के अंदर से ये बात निकल कर आ रही है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, बल्कि ईरान में एक ताकतवर सत्ता है जो ईरान की जनता की मर्जी के खिलाफ जाकर, ईरान के हितों के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से हमले कर रही है।
ये सब कैसे घटित हुआ? आपको पता होगा 28 फरवरी से पहले अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो जा रही थी। जब बातचीत को लेकर गतिरोध बना हुआ था और ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठने को तैयार नहीं थे, तब युद्ध को टालने के लिए ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्लाह अली खामनेई से यह आग्रह किया कि ओमान हमारा मित्र राष्ट्र है, हम ओमान की मध्यस्थता में बात कर सकते हैं, हम सीधे अमेरिका से बात नहीं करेंगे, ओमान के प्रतिनिधि होंगे, जो हमें कहना है हम ओमान के प्रतिनिधि से कहेंगे, वो जाकर दूसरे कमरे में अमेरिकी प्रतिनिधि से कहेंगे और फिर उनकी बात सुनकर आएंगे और वो हमें बताएंगे। आयतुल्लाह अली खामनेई ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत हुई वो ओमान की मध्यस्थता में हुई। तो बड़ी सीधी सी बात है कि ईरान और ओमान के बीच में मधुर संबंध थे। इन मधुर संबंधों को जब आयतुल्लाह अली खामनेई ने भी उस पर अपनी मोहर लगाई, जब उन्होंने राष्ट्रपति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, अब ये 28 फरवरी को जब युद्ध चालू हो गया और युद्ध चालू होने के पहले 2 मिनट के अंदर ही आयतुल्लाह अली खामनेई और उनका परिवार मारा गया। ईरान के अंदर से हमले शुरू हुए। चलो अमेरिका और इजराइल से तो लड़ाई थी, इन्होंने सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, दुबई, ओमान, जॉर्डन सब जगह हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन कल जब ओमान पर मिसाइलें गिरनी शुरू हुई तब दुनिया चौंक गई। चौंकी तो उस दिन भी थी जब ईरान की ओर से इन सऊदी अरब, यूएई, कतर, दुबई, बहरीन इन देशों के अमेरिकी सैन्य बेस पर ही हमले नहीं हो रहे थे, बल्कि इन देशों के सुन्नी समुदाय के धार्मिक स्थलों पर भी हमले हुए और सुन्नी आबादी जहाँ रहती थी उन रिहायशी इलाकों पर भी हमले हुए। लेकिन जब ओमान पर हमले हुए तो पूरी दुनिया चौंक गई कि आखिर ईरान चाहता क्या है। जिस ओमान को वो कल तक अपना मित्र मानता था, जिस ओमान के मध्यस्थता में बातचीत करने के लिए खुद आयतुल्लाह अली खामनेई सहमत हो गए थे, जिसका प्रस्ताव खुद ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने रखा था, अब उस पर हमला क्यों हुआ? स्वाभाविक है कि अरब जगत के मीडिया ने ईरान की फिलहाल सरकार के जो लोग जीवित हैं उनसे बात करनी चाहिए। हालांकि काफ़ी लोगों का यह मानना है कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान मारे जा चुके हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे जानकारी है डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान जीवित है। ये बात और है, कोई युद्ध का नेतृत्व नहीं कर रहा है, ना उनकी कोई सुन रहा और ना कोई उनसे सलाह ले रहा। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात करी और उनसे पूछा कि ओमान तो ईरान का मित्र राष्ट्र है, ओमान की मध्यस्थता में आप अमेरिका से बातचीत कर रहे थे, तो ईरान की ओर से ओमान पर हमला क्यों करा गया? ओमान की रिहायशी आबादी पर हमला क्यों हुआ? इसका जो जवाब आया ईरान के विदेश मंत्री की ओर से, उसने उस मान्यता पर, उस आशंका पर मोहर लगा दी जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ईरान के अंदर 2 सरकारें हैं, ईरान के अंदर 2 सत्ता हैं, ईरान के राष्ट्रपति एक दिखावटी चेहरा है, ईरान की जो सरकार है वो एक तानाशाह समिति चला रही है जिसका जनता से कोई मतलब नहीं है, जिसको जनता ने चुना नहीं है, और आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के एक धार्मिक तानाशाह। अब्बास अरागची ने कहा, हम ये नहीं चाहते थे
कि ओमान पर हमला हो, लेकिन जो ताकतें ईरान की जिन ताकतों ने ओमान पर हमला करा है, ना तो वो हमसे सलाह ले रही हैं और ना हमारी सलाह मान रही हैं, और वो स्वतंत्र निर्णय लेकर खुद हमले कर रही हैं। तो उन्होंने 3 बड़ी बात कही, ना हमसे सलाह ले रहे, ना हमसे हमारी सलाह मान रहे। इसका मतलब बिना मांगे हम जो सलाह दे रहे हैं वो सलाह को मान नहीं रहे। और तीसरी बात, वो हमारी मर्जी के बिना जिन देशों पर हम हमला नहीं करना चाहते थे उन देशों पर भी हमले कर रहे हैं। तो क्या ईरान के पड़ोस में जितने भी सुन्नी मुस्लिम देश हैं, क्या ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान इन देशों पर भी हमला नहीं करना चाहते थे? लेकिन ये कट्टरवादी धार्मिक शिया समिति न केवल यहूदियों से बदला लेना चाहती है, शायद यह सुन्नी मुसलमानों को भी और ईसाइयों को भी और यहूदियों को भी सबक सिखाना चाहती है। यह बयान अपने आप में बेहद गंभीर है। अब जब धार्मिक शिया समिति के मुखिया आयतुल्लाह अली खामनेई का पूरा परिवार मारा जा चुका है, और ये शिया समिति और ये IRGC नेतृत्वविहीन है, सारी जो सैन्य क्षमता है वो IRGC के पास है, वायुसेना, नौसेना, थल सेना, हिजबुल्ला, ये जितने प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्ला, हमास, हूती, कुर्द फोर्सेज, सब का जो कमांड है वो IRGC के पास है। और IRGC का सरकार से कोई मतलब नहीं है। IRGC का कमांडर इन चीफ वो भी मारा जा चुका है। वो जिसके प्रति वफादार है शिया समिति, उनका नेतृत्व मारा जा चुका है। यानी कि अब वहां पर फैसला लेने के लिए कोई विचार करने के लिए कमेटी नहीं है, और वो अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं। वो चाहे जिस पर हमला कर रहे हैं। तो आखिर यदि बातचीत हो तो ईरान में किससे हो? इसका मतलब है कि यह युद्ध तब तक नहीं चलेगा जब तक कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान या उनकी सरकार चलाना चाहती है। यह युद्ध तब तक चलेगा जब तक कि ईरान की ये धार्मिक शिया समिति जो नेतृत्वहीन है और IRGC ये चाहती है। और IRGC और धार्मिक शिया समिति के पास इस वक्त कोई नेता नहीं है। सवाल है कि अब ये युद्ध कैसे रुकेगा? इसका मतलब है ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत का कोई नतीजा नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति चाहें तब भी युद्ध को नहीं रोक सकते। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बयान से तो अभी आशंका हो रही है कि ये जो सुन्नी मुस्लिम देशों पर हमले हो रहे हैं, हो सकता है ये उनकी मर्जी के खिलाफ हो सकता है, लगा रहा हूँ, हो सकता है उनकी मर्जी के खिलाफ हो, और ये शिया समिति और IRGC अपनी मन मर्जी से हमले कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं ये कहूँगा, अमेरिका और इजराइल सहित सारे सुन्नी देशों को इस IRGC और ये जो लगभग 80 धार्मिक विद्वानों की समिति है, इसको ठिकाने लगाने पर ध्यान लगाना होगा। यह युद्ध तब रुकेगा जब IRGC हथियार डाले। यह युद्ध तब रुकेगा जब IRGC को पूरी तरीके से निशस्त्र कर दिया जाए। यह युद्ध तब रुकेगा जब IRGC को पूरी तरीके से पराजित कर दिया जाए। और अब ऐसा करना ईरान की जनता के हित में भी है, क्योंकि इस IRGC को, इस ईरान की धार्मिक समिति को ईरान की जनता से भी कोई मतलब नहीं है। जनता मरे, जनता पिटे, जनता भूखे मरे, इन्हें कोई मतलब नहीं है।
तो दोस्तों फिलहाल जो ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया है ये अपने आप में बेहद खतरनाक है और ये इस बात की पुष्टि करता है कि ईरान में दो समानांतर सत्ताएं चल रही हैं, यानी कि ईरान में सत्ता का विभाजन है, एक राजनीतिक सत्ता है, एक धार्मिक सत्ता है। और ये जो सुन्नी मुसलमानों से और यहूदी राष्ट्र से और इस्लाम और ईसाई देशों से युद्ध हो रहा है, ये ईरान की राजनीतिक सत्ता नहीं कर रही है, बल्कि ईरान की धार्मिक समिति, ईरान की शिया समिति कर रही है। और जब कोई धार्मिक समिति युद्ध करती है तो उसका मानवता से कोई लेना देना नहीं होता है, उसका दुनिया की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो अपने सिर्फ धार्मिक उसूलों पर चलती है, उसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अब ईरान की स्थिति और ज़्यादा खतरनाक है और ये अपने ईरान के खुद के लिए परेशान करने वाली है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, चाहे तुर्की हो, चाहे ओमान हो, चाहे जॉर्डन हो, इन सब के राष्ट्राध्यक्षों को भी मिल बैठकर एक रणनीति बनानी चाहिए और जल्दी से जल्दी ईरान के आईआरजीसी को शस्त्रहीन कर देना चाहिए। उसको पराजित करने के लिए एक रणनीति बना लेनी चाहिए। अमेरिका और इजराइल को भी अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन करके ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान हो या ईरान के विदेश मंत्री हो या और नेता हो, इन पर हमले ना किए जाएं और सारा ध्यान आईआरजीसी के ऊपर केंद्रित कर दिया जाए। जिस दिन आईआरजीसी कमजोर हो जाएगी, रीढ़ भीड़ हो जाएगी, निशस्त्र हो जाएगी संभवतया, उस दिन यह युद्ध रुक जाएगा। जिस दिन यह युद्ध रुक जाएगा वो दिन दुनिया के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन खुद ईरान के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। इसके लिए ईरान की जनता को भी सुन्नी मुस्लिम देशों के साथ, इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ सहयोग करना चाहिए। वो जिस तरीके से भी मदद करना चाहे, जिस तरीके से भी मदद कर सकते हो, अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखते हुए वो मदद करें, क्योंकि ईरान की जनता का जो जीवन दुश्वार किया वो भी ईरान की राजनीतिक सत्ता ने नहीं करा। ऐसे कई बार मौके आए हैं जब ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति से पुराने राष्ट्रपतियों ने भी ईरान के धार्मिक तानाशाहों से अनुरोध किया कि महिलाओं के ऊपर इस कदर जुल्म ना ढाया जाए, ईरान के युवाओं पर इतने प्रतिबंध ना लगाए जाए, लेकिन ईरान की धार्मिक सत्ता किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी और उसने ईरान में महिलाओं को जानवरों का दर्जा दिया और उसने माना कि महिलाएं आम इंसान नहीं होते। ईरान की जनता, शेष दुनिया की बात छोड़ दो, ईरान की जनता भी इनसे परेशान है, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। फिलहाल ईरान की जनता के पास मौका है, सारे सुन्नी मुस्लिम देश उनकी मदद को तैयार है, इजराइल उनकी मदद को तैयार है, अमेरिका उनकी मदद को करने को तैयार है। इसलिए जितनी मदद वो कर सकते हो करें। और मैं इस वीडियो को समाप्त करते हुए फिर ये बात कहूँगा कि अमेरिका, इजराइल और सारे सुन्नी राष्ट्रों को ईरान के अब राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध हथियार इस्तेमाल ना करें, बल्कि ईरान की इस धार्मिक सत्ता को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें। जिस दिन ये धार्मिक सत्ता आईआरजीसी से समाप्त हो जाएगी उस दिन ये युद्ध रुक जाएगा। ये युद्ध रुकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रूस और यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा ये युद्ध है, क्योंकि ये युद्ध इस युद्ध का जो सिद्धांत है, जिन कारणों की वजह से ये युद्ध हो रहा है वो बिल्कुल अमानवीय है। तो फिलहाल दोस्तों आज चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा
आप मेरी किसी बात से असहमत हो तो आप कमेंट करें, मैं निश्चित रूप से आपकी बात को जवाब दूंगा। और यदि आप किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हो तब भी कमेंट में लिखें, उस विषय पर भी निश्चित रूप से अपने चैनल पर चर्चा करूंगा। चलते चलते आप सभी को नमस्कार, और फिर अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।